बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 9th and 10th से पाचन तंत्र। यहाँ पे चल नहीं रहा था, आज इसको हम खत्म करते हैं। तो देखो बच्चों, पाचन तंत्र के अंदर मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप को बता दिया था। वापस बता देता हूँ मैंने आपको दांत के बारे में पूरा बता दिया था। सेकंड, जीभ के बारे में भी मैंने आपको पूरा बता दिया था। थर्ड, मुख गुहा के बारे में भी मैंने आपको पूरा बता दिया था। आज हम बात करेंगे चौथे पॉइंट, जिसका नाम है ग्रसन। अब देखो कि होती कहाँ पर है। सबका एक डायग्राम और स्ट्रक्चर होता है। चित्र को हम धीरे धीरे पूरा करेंगे और फिर आगे जाकर हम देखेंगे कि आपका पूरे पाचन तंत्र का एक चित्र बनकर आएगा। उसे हम बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो, दांत की लोकेशन आपको पता है, जीभ कहाँ पर होती है आपको पता है, मुख गुहा कहाँ पर आपको पता है। अब हम बात करेंगे ग्रसनी, ये क्या होती है और ये क्या काम आती है। देखो बच्चों, होता क्या है कि आपके खाने का पाइप और सांस लेने का पाइप दोनों एक सेम होते हैं। ये दोनों यहाँ से निकलते हैं, आपकी सांस भी यहीं से जाती है और आपका खाना भी यहीं से जाता है। अब हम बात करते हैं, देखो ये जो पाइप होता है, इस पाइप के सबसे ऊपर यहाँ पर मान लेते हैं ये जो आपका पाइप है, इसे फूड पाइप कहते हैं। इसके बाद आएगा ग्रसनी के बाद आएगा। तो देखो, फूड पाइप के जस्ट ऊपर यहाँ पर एक छोटी सी घंटी लगी रहती है, जिसे आप ग्रसनी कहते हैं। अब ये काम क्या करती है, क्योंकि देखो रास्ता दोनों का एक ही है, परंतु एक रास्ता आगे की तरफ है और एक रास्ता कहां पर है, पीछे की तरफ। ये जो आगे का रास्ता है ये श्वास नाल है और ये जो पीछे का रास्ता है ये आहार नाल है। अब होता क्या है, आपके खाना और सांस दोनों यहां से आएंगे। सांस भी आपकी यहीं से आएगी और खाना भी आपका कहां से आएगा, यहीं से आएगा। तो अब इसको निर्धारित कौन करेगा कि भाई जो हवा आएगी वो यहाँ पर आएगी श्वास नाल के अंदर, और जो खाना आएगा वो कहाँ पर आएगा, आहार नाल के अंदर। तो इसका निर्धारण जो अंग करता है आपका, उसे आप क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, आपको हिचकी आना शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई याद कर रहा है, आपको कोई याद नहीं कर रहा है, वो फिक्र नहीं कर रहा है। हिचकी के समय क्या होता है, जो आपकी ये जो ग्रसनी होती है ये परेशान हो जाती है और ये निर्धारित नहीं कर पाती है कि हवा को इस साइड में भेजना है या खाने को इस साइड में भेजना है। इस कारण क्या होता है, खाने के कुछ छोटे छोटे टुकड़े आपके श्वास नाल के अंदर यहाँ पर अटक जाते हैं। इन अटकने के कारण ही आपको क्या आती है, हिचकी आती है। और इसको दूर करने के लिए आप क्या पीते हैं, पानी पीते हैं, और पानी पीने के दौरान पूरा गला साफ हो जाता है और वापस आपका गला नॉर्मल हो जाता है। तो ये काम करती है ग्रसनी। फिर पांचों जो टॉपिक पढ़ते हैं, पांचों उसके बारे में पढ़ते हैं, जिसे कहते हैं फूड पाइप। अब देखो ये फूड पाइप क्या काम आता है। फूड पाइप आपके यहाँ पर हमने ग्रसनी पढ़ ली, ग्रसनी से नीचे यहाँ तक एक पाइप लगा रहता है, जिसे आप क्या कहते हैं, फूड पाइप। अब इसका काम क्या है, फूड पाइप का काम कुछ नहीं होता है, जो खाना आपके मुख गुहा के अंदर था, फिर जो ग्रसनी के अंदर है, यहाँ से लगाकर फिर यहाँ तक आपका अंग लगा रहता है यहाँ पर नीचे, जिसे आप क्या कहते हैं, आमाशय। क्या कहते हैं, आमाशय। खाने को मुख गुहा से लगाकर आमाशय तक लाने का काम जो अंग रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, फूड पाइप कहते हैं। इसका कोई काम नहीं होता है, इसके अंदर किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। ओनली फॉर जो आपका खाना यहाँ पर था, उसे धकेल कर कहां पर लिया जाता है, आमाशय के अंदर लिया जाता है। अब इंपॉर्टेंट सवाल जो फूड पाइप के अंदर से आता है, फूड पाइप के दौरान अगर आपका कोई सवाल आता है तो सवाल ये होता है कि फूड पाइप में खाना किस गति से अंदर जाता है, उस गति को क्या कहते हैं, उस गति को कहते हैं कर्मानुकुंचन गति। कर्मानुकुंचन गति। और इस पूरे प्रोसेस को डिग्लूटेशन यानी कि निग्रहण कहते हैं। और ये जो कर्मानुकुंचन गति होती है और ये जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को हम निग्रहण कहते हैं। प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निग्रहण। देखो, अगर फूड पाइप से अगर सवाल आता है 1 नंबर का, अगर फूड पाइप से 1 नंबर का या 2 नंबर का सवाल आता है, तो सवाल ये आता है कि फूड पाइप के अंदर जो खाना मुख गुहा से आमाशय तक आता है, तो यहाँ पर कौन सी गति होती है, यहाँ पर होती है कर्मानुकुंचन गति। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, निग्रहण यानी कि डिग्लूटेशन कहते हैं। फिर आपका खाना यहाँ से लगा कहाँ पर आ गया, आमाशय के अंदर। सबसे
पाचन तंत्र का सबसे इंपॉर्टेंट अंग है आपका आमाशय, इसे हम जान सकते हैं। तो देखो आमाशय के अंदर क्या होता है। तो देखो आमाशय के अंदर क्या होता है, जब आपका खाना फूड पाइप से लगाकर कहां पर आता है, जब आपका खाना फूड पाइप से आमाशय के अंदर आता है तब क्या होता है, तब हम देखते हैं आमाशय के अंदर लगभग पानी भरा होता है। जैसे ही खाना आपका यहाँ पर आमाशय से फूड पाइप से आमाशय के अंदर एंटर करता है तब यहाँ पर एक एसिड का मिलन होता है, उस एसिड को हम कहते हैं HCl। कौन सा एसिड कहते हैं? HCl। और ये प्रकार का परवल अम्ल है। कैसा अम्ल है? परवल अम्ल। अब ये अम्ल काम क्या करता है, जो आपने खाना खाया, दांतों के द्वारा चबाया गया, जीभ के द्वारा उसके अंदर लार मिक्स की गई, फूड पाइप के द्वारा जिसे आमाशय के अंदर उतारा गया, जैसे ही खाना आमाशय के अंदर आता है HCl इसको क्या कर देता है, पूरा माध्यम अम्लीय कर देता है। क्या कर देता है? अम्लीय कर देता है। और ये खाने को बहुत छोटे 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 टुकड़ों में पूरा को पूरा क्या बना देता है, लुब्धी बना देता है। अब इंपॉर्टेंट सवाल कि आपका HCl आता कहां से? HCl आता है ऑक्जेंटिक सेल से। ऑक्जेंटिक सेल से आपका HCl आता है। फिर हम बात करेंगे आमाशय के अंदर और कौन कौन सी गतिविधि। फिर आमाशय के अंदर दो एंजाइम निकलते हैं जिसे हम कहते हैं पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन एंड रेनिन। अब ये काम क्या करते हैं, इसके लिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं बैठ के। मैंने आपको बताया था कि आपके फूड यानी खाने के अंदर तीन मुख्य हिस्से होते हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट, सेकंड वन इज प्रोटीन एंड फाइनल इज फैट यानी कि तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन आपने मुख्य गुहा के अंदर करा दिया था। फिर हम बात करते हैं सेकंड प्रोटीन की। जैसे ही आपका खाना आमाशय के अंदर आता है, अगर आपके खाने के अंदर प्रोटीन की कुछ मात्रा है तो जो प्रोटीन का पाचन है वो प्रोटीन का पाचन कहां पर होता है, आमाशय के अंदर होता है, पेप्सिन एंड रेनिन के द्वारा। तब आपकी इसका पाचन हो गया है, अब प्रोटीन का भी पाचन हो गया है, अब फाइनल कौन बचती है, वसा। जब कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया, प्रोटीन का भी पाचन हो गया, आपके खाने के अंदर HCl मिल गया, तभी आपका अब खाना नहीं रहता है। ये जो आमाशय के अंदर जो आपके खाने का एक मिक्सचर बनता है उसे आप क्या कहते हैं, बोलस। क्या कहते हैं? बोलस। उस मिश्रण को आप बोलस कहते हैं। सवाल अगर 2 नंबर का छोटा सवाल बनता है तो सवाल ये आ सकता है कि बोलस किसे कहते हैं? बोलस उसे कहते हैं जो खाना आपके दांतों द्वारा चबाया गया, जिसमें जीभ के द्वारा लार ले गई, जो खाना आमाशय के अंदर आता है तो उस खाने की दुग्धि को आप क्या कहते हैं, बोलस। क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। अब होता क्या है, कभी कभी आप जब खाना खाते हैं तब आपका क्या होता है, जलन होना शुरू होता है। अब ये जलन होती क्यों? क्योंकि जब आप कोई खाना खाते हैं कभी कभी क्या होता है कि HCl की जो मात्रा आमाशय के अंदर बहुत ज्यादा आ जाती है, क्योंकि चूंकि एक अम्लीय माध्यम है और ये बहुत ही प्रबल अम्ल है, इसके कारण क्या होता है कि वहां पर आपकी जलन होना पैदा शुरू हो जाती है। तभी जलन मिटती कैसे? तब जलन देखो ये क्या है, अम्ल। क्या है? अम्ल। अगर अम्ल के अंदर थोड़ा सा आप क्या मिला दें, सार। क्या मिला दें? सार। तो ये आपके अम्ल माध्यम को क्या कर देता है, प्रबल से क्या कर देता है, दुर्बल कर देता है। इसलिए प्रबल से क्या कर देता है, दुर्बल। इसीलिए आप क्या लेते हैं, इनो लेते हैं, उसके अंदर थोड़ी बहुत सार की मात्रा होती है, इसलिए उस प्रबल अम्ल को क्या कर देता है, दुर्बल कर देता है और आपको आसानी हो जाती है। फिर हम बात करते हैं, ये पूरा प्रोसेस हो जाता है और यहाँ पर खाना आपका 4 से 5 घंटे तक रुकता है। फिर आपका खाना एंटर करता है यहाँ पर छोटी आंत। अब देखिए छोटी आंत कहां पर, देखो आमाशय से खाना जैसे आपका सेकंड जो अगले वाले पार्ट के अंदर एंटर करता है उसे आप क्या कहते हैं, छोटी आंत कहते हैं। अब इसका नाम छोटी आंत और बड़ी आंत, इसका नाम क्या है, छोटी आंत है नाम जिसका छोटी आंत, पर ये बड़ी आंत से भी बड़ी होती है, तो इसका नाम छोटी आंत और बड़ी आंत कैसे? छोटी आंत लंबाई में क्या होती है, बड़ी आंत से लंबी होती है। बड़ी आंत लंबाई में छोटी आंत से क्या होती है, छोटी होती है। अब इसका नाम छोटी और बड़ी क्यों है? क्योंकि ये जो नाम दिया गया छोटी और बड़ी, इन्हें इनकी गोले के आधार पर दिया गया। क्योंकि जो छोटी आंत की जो गोले होती है, इसका जो डायमीटर यानी व्यास होता है वो छोटा होता है और बड़ी आंत का जो व्यास होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है।
इसीलिए छोटी आंत व्यास छोटा होने के कारण छोटी आंत कहते हैं, और बड़ी आंत का व्यास बड़ा होने के कारण इसे हम क्या कहते हैं, बड़ी आंत कहते हैं। इसकी मुख्यतः नॉर्मल लंबाई 32 से 33 फीट होती है। 32 से 33 फीट ये आपके पूरे पाचन तंत्र के अंदर पूरी पूरी गोल 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 लिपटी हुई है। अब इसके अंदर होता क्या है, अब देखिए, आपने कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया था, प्रोटीन का पाचन हो गया था, अब यहाँ पर पाचन होगा आपके वसा का। अब वसा का पाचन कौन करता है, आमाशय के जस्ट यहाँ पर एक आपका ऑर्गन होता है जिसे आप क्या कहते हैं, यकृत। अब देखो ये काम क्या करता है, आपके शरीर का आंतरिक हिस्से में अगर ये सवाल आ जाए कि आंतरिक हिस्से का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो उसका आंसर क्या होगा, यकृत होता है। सबसे जल्दी अगर ये इसमें टूट हो जाए तो सबसे जल्दी विकसित भी वापस कौन होता है, यकृत होता है। अब ये काम क्या करता है, इसके कई सारे काम है। ये फिब्रिनोजन, हेपेरिन का भी उत्पादन करता है, और फिब्रिनोजन और हेपेरिन के बारे में हम वापस पढ़ेंगे, आपको रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में आपको वापस बताया जाएगा। बात करते हैं पाचन तंत्र के अंदर इसका क्या काम है। तो यकृत एक रस छोड़ता है जिसे हम क्या कहते हैं, पित्तरस। कौन सा रस कहते हैं, पित्तरस। अब देखिए पित्तरस क्या काम करता है, ये जो आपका पित्तरस होता है, अस पित्तरस। सवाल, पित्तरस बनता कहां पर, यानी कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कहां पर होती है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है यकृत में। कहां से होती है, यकृत में। परंतु ये बनता तो कहां पर है, ये बनता है यकृत के अंदर, परंतु जो इसका स्टोरेज यानी इसका जो भंडारण होता है वो कहां पर होता है, पित्ताशय के अंदर होता है। इसे आप ध्यान रखें हमेशा, क्योंकि जब आपके अवसंज्ञा का सवाल आता है तो सबसे पहले पित्तरस कहां पर बनता है, और सबसे पहले अ के अंदर लिखा होता है पित्ताशय, और ज्यादातर बच्चे छोटी कर देते हैं और ज्यादातर का सवाल ये गलत हो जाता है। तो वापस ध्यान से रखिए, जो पित्तरस है वो बनता कहां पर है, यकृत के अंदर बनता है, परंतु इसका बहुत ज्यादा उत्पादन होने के कारण इसका भंडारण कहां पर होता है, पित्ताशय के अंदर होता है। अब इस पित्तरस के अंदर होता क्या, इस पित्तरस के अंदर एक बहुत ही हाई प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं बिलिरुबिन। क्या कहते हैं, बिलिरुबिन। ये एक प्रकार का बहुत ही हाई प्रोटीन होता है। अब ये जैसे ही आपका खाना छोटी आंत से यहां तक आता है और आपके इस खाने के अंदर क्या एंटर करता है, पित्तरस एंटर करता है, और फिर यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है वसा का पाचन। अब वसा का पाचन कैसे होता है, चित्र की तरह से मान लेते ये कोई वसा का एक छोटा सा अणु है। यहाँ पर क्या होता है, जैसे यहाँ पर अगर आपके खाने में वसा है तो उसका क्या होता है, पायसीकरण। क्या होता है, पायसीकरण, और इसे इंग्लिश में कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। मतलब वसा को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, इसे कहते हैं वसा का पायसीकरण। वसा का पायसीकरण। तो देखो आपके जो खाने के अंदर मेन इससे देखिए कार्बोहाइड्रेट उसका पाचन हो गया, प्रोटीन का भी हो गया, और यहाँ पर किसका पाचन हो गया, वसा का भी पाचन हो गया। अब आपके खाने के अंदर जो भी बचा है वो कहां पर आएगा, छोटी आंत के अंदर आएगा। एक चीज याद रखें, ये जो बिलिरुबिन होता है इसका एक और काम होता है। देखो अगर आपके सवाल आता है कि मल मूत्र का रंग पीला किस लिए होता है, पीला इसलिए होता है क्योंकि जो बिलिरुबिन होता है उसका कलर कैसा होता है, पीला होता है, इसीलिए मल मूत्र का रंग भी कैसा होता है, पीला होता है। फिर हम बात करते हैं जब ये खाना छोटी आंत के अंदर आता है। अब छोटी आंत के अंदर क्या होता है, छोटी आंत की जो संरचना होती है वो बहुत ही ज्यादा जटिल होती है। कैसे, इसे हम देखते हैं। मान लेते हैं ये छोटी आंत का छोटा सा डायग्राम। अब ये छोटी आंत के अंदर होता है, इस छोटी आंत के अंदर बहुत छोटे छोटे चूसक लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं, चूसक लगे रहते हैं। छोटी आंत के अंदर बहुत छोटे छोटे चूसक लगे रहते हैं। उन चूसक का काम क्या होता है, जो भी आपके खाने के अंदर मेन इंपॉर्टेंट चीज है उसको क्या काम करती है, उसको जो भी मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा जो भी आपने खाना खाया है उसके अंदर अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज है तो उसको क्या कर लेती है, छोटी आंत अवशोषित कर लेती है। अब अवशोषित कौन करती है, क्योंकि छोटी आंत में बहुत छोटे छोटे चूसक लगे रहते हैं, वो सारे खाने को क्या कर लेते हैं, चूस लेते हैं। अब यहाँ पर खाना जैसे आपके छोटी आंत के अंदर चल रहा है, अगर बाई चांस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा इसमें से किसी मतलब मान लेते हैं कुछ बच गया आपके खाने के अंदर, या मान लेते हैं कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुकुआ के अंदर नहीं हुआ, थोड़ा सा बच गया, प्रोटीन का पाचन आमाशय के अंदर नहीं हुआ, थोड़ा सा बच गया, वसा का एम्बल्सिफिकेशन यहाँ पर नहीं हुआ, थोड़ा सा बच गया, मान लेते हैं कुछ मात्रा भी अगर बच गई इनकी, तब यहाँ पर एक और काम आता है। यहाँ पर एक छोटी सी थैली लगी रहती है, इसे हम कहते हैं अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि, इस ग्रंथि के बारे में आपने क्लास 7 के अंदर भली भांति पहले से पढ़ रखा है कि अग्नाशय ग्रंथि कैसे होती है, इसकी संरचना कैसे होती है। अब ये ग्रंथि काम क्या करती है, ये 3 प्रकार के एंजाइम ड्रॉप करती है छोटी आंत के अंदर खाने के अंदर, जिसे कहते हैं एमाइलेज,
एमाइलेज, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन। अभी काम क्या करता है? अगर आपके खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा पूरे प्रोसेस के दौरान अगर फिर भी बच गया तो जो बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन कौन करेगा? एमाइलेज। कार्बोहाइड्रेट का कौन करेगा पाचन? वापस एमाइलेज। फिर अगर आपके वसा का पाचन यहाँ पर ठीक से नहीं हुआ, अगर वसा की कुछ मात्रा भी यहाँ पर बच गई तब वसा को वापस पाचन कौन कर देगा? लाइपेज। अगर आपका प्रोटीन भी थोड़े बहुत अगर मात्रा बच गई तो वापस उसका पाचन कौन करेगा? ट्रिप्सिन। तो देखो, अगर गलती से भी किसी ऑर्गन की गलती की वजह से कार्बोहाइड्रेट, वसा या प्रोटीन का पाचन ठीक ढंग से नहीं हुआ तो वापस उसका पाचन कौन कर देगा? अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाले 3 एंजाइम जिसे हम कहते हैं एमाइलेज, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन। एमाइलेज किसका पाचन करेगा? कार्बोहाइड्रेट। लाइपेज किसका करेगा? वसा का। एंड ट्रिप्सिन किसका करेगा? प्रोटीन का करेगा। अब जो आपका खाना है छोटी आंत से होते हुए कहां पर आता है? आगे यहां पर बड़ी आंत। अब बड़ी आंत वापस गोल घूम के वापस आती है यहां पर नीचे। एक चीज देख लेते हैं बड़ी आंत के अंदर। देखो, जब आपका खाना छोटी आंत से होते हुए कहां पर आ रहा है? बड़ी आंत के अंदर। तो छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक छोटा सा यहां पर एक ऑर्गन लगा रहता है जिसे कहते हैं अपेंडिक्स। क्या कहते हैं? अपेंडिक्स। ये आपके क्या है? अवशेषी अंग। कैसा अंग है? अवशेषी अंग। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अवशेषी अंग कहते हैं किसे? अवशेषी अंग वे अंग होते हैं जिनका बहुत समय पहले उपयोग होता था परंतु कालांतर यानी समय के अनुसार उसका कोई उपयोग नहीं होने के कारण वो शरीर में व्यर्थ ही पड़े रहते हैं। उन्हें आप क्या कहते हैं? अवशेषी अंग कहते हैं। अपेंडिक्स काम क्या करता था? कहा जाता है कि जब हमारे जो पुरुष थे वो हमेशा जो पहला खाना खाते थे पका हुआ खाना नहीं खाते थे। कैसा खाते थे? कच्चा खाना खाते थे, जैसे कि पेड़ पौधे की पत्तियां, फल फूल वगैरह खाते थे। तब उस हरे खाने का पाचन करने के लिए जिस अंग का काम आता था उसे हम क्या कहते हैं? अपेंडिक्स। इसे कहते हैं वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। जल्दी भी काम आते हैं। परंतु अब हम ऐसा कुछ भी नहीं खाते, हम सब पका हुआ खाना खाते हैं, तब इसका अब कोई भी उपयोग नहीं रह गया। अब होता क्या है? ये यहां से खुला हुआ रहता है। कभी कभी क्या होता है, जब आप खाना खाते हैं तो खाना आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से बड़ी आंत के अंदर आ जाता है, मतलब छोटी आंत से बड़ी आंत के अंदर आ जाता है। परंतु कभी कभी क्या होता है कि ये जो खाना नीचे आता है, नीचे तो आता है परंतु कुछ खाने की मात्रा कहां पर आ जाती है? इस अपेंडिक्स के अंदर आ जाती है। थोड़ी बहुत मात्रा से कुछ नहीं होता है, परंतु धीरे धीरे जैसे ये पूरी फिलअप हो जाती है, तो यहाँ पर क्या पैदा हो जाती है? सूजन। क्या पैदा हो जाती है? सूजन पैदा हो जाती है और ये आकार में क्या हो जाती है? बड़ी। अब जैसे ही ये बड़ी हो गई या जिस दिन आपके यहाँ पर सूजन सूजन आना शुरू हो गई, तब आपका पेट दर्द होना शुरू हो जाता है। और वो जो पेट दर्द होता है वो बहुत ही ज्यादा भयंकर होता है। इसलिए आपको अगर भगवान न करे किसी को पर अगर किसी का अपेंडिक्स हो जाती है तो उसको रातों रात या जिस समय वहां पर उसको ऑपरेशन करके इसको क्या निकालना पड़ता है? इसको बाहर निकालना पड़ता है। तो ये हो गई आपकी अपेंडिक्स। फिर जो आपका खाना छोटी आंत से कहां पर आता है? बड़ी आंत के अंदर। अब देखिए, अब आपके खाने के अंदर कुछ भी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, क्योंकि जो भी आपके खाने के अंदर था वो सब छोटी आंत के अंदर अवशोषित हो गए। परंतु अभी भी खाने के अंदर आपकी कुछ पानी की मात्रा बची रह जाती है, तो सारे बची हुई पानी का जो अवशोषण होता है वो किसके द्वारा हो जाता है? छोटी आंत के अंदर हो जाता है। जब आप बड़ी क्लास के अंदर आएंगे तब आप बड़ी आंत को बहुत विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, क्योंकि बड़ी आंत के भी 4 हिस्से होते हैं, छोटी आंत के भी कुछ हिस्से होते हैं। फिर जो आपका खाना कहां से आ गया? बड़ी छोटी आंत से कहां पर आ गया? बड़ी आंत के अंदर। अब आपके खाने के अंदर कुछ भी नहीं है और इस अपशिष्ट पदार्थ को आपके शरीर के द्वारा एग्जिट कर लिया जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर आज आपका पाचन तंत्र खत्म हो जाता है। अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो तो वापस अगली क्लास में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।